हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल, ठीक है, विच इज़ गिवन अंडर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। कौन से सेक्शन से दी गई है? सेक्शन 39 से लेके 65 तक के सेक्शंस में दी गई है, ठीक है। मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड करूँगी, ठीक है, एक्सप्लेन करूँगी इजीली, जो आपको अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है, एलएल एग्ज़ाम के लिए, जुडिशरी के लिए और कोई भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इसलिए आपको ये छोड़ के नहीं जाना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपको अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं। एंड व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन। एंड मैं आपको मोटर व्हीकल एक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पर आपको सभी टॉपिक्स ईजीली मिल जाएंगे मोटर व्हीकल एक्ट के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 39 नेसेसिटी फॉर दी रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें एक तरह से ये बता रहे हैं सेक्शन 39 में कि जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या है, कंपल्सरी है। अब पढ़ते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। नो पर्सन शैल ड्राइव एनी मोटर व्हीकल एंड नो ओनर शैल कॉज और परमिट द मोटर व्हीकल टू बी ड्राइवन इन एनी पब्लिक प्लेस और एनी अदर प्लेस अनलेस the motor vehicle is registered in according with this chapter and the vehicle display the registration mark in the prescribed manner। अब सुनिए इसमें क्या कह रहे हैं। अगर कोई व्हीकल पब्लिक प्लेस पर चलाना है, ठीक है, अगर कोई व्हीकल किसी पर्सन ने पब्लिक प्लेस पे चलाना है तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, व्हीकल का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। जब तक अगर व्हीकल आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो वो पब्लिक प्लेस पे उस व्हीकल को नहीं चला सकता, ठीक है। दैट मीन्स नो पर्सन शैल ड्राइव एनी मोटर व्हीकल अनलेस इट इज़ रजिस्टर्ड, जैसे कि ये लिखा है, अनलेस मोटर व्हीकल इज़ रजिस्टर्ड। जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं है तब तक आप उसको नहीं चला सकते पब्लिक प्लेस पे। और क्या कह रहे हैं कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही नहीं, व्हीकल पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर की जो प्लेट होती है वो भी प्रिस्क्राइब मैनर में लगी होनी चाहिए। डिस्प्ले दी रजिस्ट्रेशन मार्क, मतलब कि रजिस्ट्रेशन नंबर की जो प्लेट लगी होती है व्हीकल पर वो लगी होनी चाहिए प्रिस्क्राइब मैनर पे, अच्छे से डिस्प्ले होनी चाहिए, किसी भी तरह से हाइड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका प्रोवाइजो क्या कह रहा है, प्रोवाइजो देखते हैं। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू अ मोटर व्हीकल इन द पोजेशन ऑफ द डीलर सब्जेक्टेड टू द कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर व्हीकल डीलर के पोजेशन में है, किसके पोजेशन में है, व्हीकल किसके पोजेशन में है, डीलर के पोजेशन में है, पोजेशन ऑफ ए डीलर, तो क्या होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो हमने ऊपर पढ़ा सेक्शन 39 में ये अप्लाई नहीं करेगा। कब नहीं अप्लाई करेगा? जो अगर पोजेशन किसके पास है, डीलर के पास है, तब ये कंडीशंस जो पढ़ी हैं हमने ये अप्लाई नहीं करेगी, ठीक है। सेक्शन नंबर 40 ये किसकी बात कर रहा है, रजिस्ट्रेशन वेयर टू बी मेड। क्या कह रहे हैं इसमें, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कहाँ पर करवाना है, इसमें इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इस सेक्शन में subject to the provision of the section 42, 43 and the 60, every owner of a motor vehicle shall cause the vehicle to be registered by any registered authority in the state in which owner resides or owner has place of business or the vehicle is normally kept, ठीक है। ओनर व्हीकल को उस स्टेट में रजिस्टर करवाएगा जहाँ पर ओनर क्या कर रहा है, रह रहा हो, ठीक है, या फिर ओनर का बिजनेस है उस वहाँ पे उस प्लेस पे, या फिर व्हीकल नॉर्मली रखा गया है जिस प्लेस पे, ठीक है। इन तीनों में से किसी भी प्लेस पे क्या करवा सकता है पर्सन, उस व्हीकल को क्या करा सकता है, व्हीकल टू बी रजिस्टर्ड, ठीक है, वहाँ पे रजिस्टर करा सकता है बाय दी एनी रजिस्टर्ड अथॉरिटी के थ्रू, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन नंबर 41 रजिस्ट्रेशन हाउ टू बी मेड, ठीक है। इसमें एक तरह का क्या बता रहे हैं कि प्रोसीजर बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे की जाएगी। अब इसको प्रोसीजर को हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। द ओनर मस्ट अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड द फीस आफ्टर द 2019 अमेंडमेंट। द एप्लीकेशन में ऑल्सो बी सबमिटेड थ्रू द ऑथराइज्ड डीलर।
इसमें क्या कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ओनर को प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म की फिल करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? सबसे पहले प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, और क्या कह रहे हैं इसमें साथ में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच होने चाहिए और प्रिस्क्राइब जो फीस है वो भी अटैच होनी चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन के साथ क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट जो भी ज़रूरी है वो भी लगे होने चाहिए और जो भी प्रिस्क्राइब फ़ी होगी वो भी पे करनी होगी। और साथ में क्या कह रहे हैं, अब रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ऑथराइज डीलर के थ्रू भी सबमिट की जा सकती है। ठीक है, किसके थ्रू? ऑथराइज डीलर के थ्रू सबमिट की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, आफ्टर वेरीफाइंग द एप्लीकेशन द रजिस्टरिंग अथॉरिटी इशू अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड अलॉट अ रजिस्ट्रेशन नंबर टू द व्हीकल। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का आप एप्लीकेशन को वेरीफाई करने के बाद रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी क्या करेगी? इशू करेगी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, आरसी इशू करेगी और क्या करेगी? अलॉट कर देगी रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, आफ्टर वेरीफाइंग द एप्लीकेशन क्या करेगी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी? इशू कर देगी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, और क्या कर देगी? अलॉट कर देगी रजिस्ट्रेशन नंबर। ये प्रोसीजर जैसे जैसे सीक्वेंस में बता रही हूँ वैसे ही लर्न करना होगा आपको। ठीक है, अब थर्ड में क्या कह रहे हैं, एवरी रजिस्ट्रेशन व्हीकल मस्ट डिस्प्ले द रजिस्ट्रेशन नंबर बी इन द मैनर प्रिस्क्राइब बाय द लॉ। दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होगा वो अच्छे से डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, व्हीकल पे लगा होना चाहिए प्रिस्क्राइब मैनर में। ठीक है, एवरी रजिस्टर्ड व्हीकल मस्ट बी डिस्प्ले इट्स रजिस्ट्रेशन नंबर। फोर्थ में क्या कह रहे हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रिस्क्राइब द फॉर्मेट एंड द प्रोसीजर फॉर इशूइंग एंड मेंटेनिंग द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आरसी, मतलब कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, अब सुनिए इसमें क्या कह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? डिसाइड करेगी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, वो कौन डिसाइड कर रहा है? ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और जो आरसी दी जाएगी वो फिजिकल आरसी होगी या फिर डिजिटल आरसी होगी। ठीक है, फिजिकल आरसी होगी या फिर डिजिटल आरसी होगी। रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसीजर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रिस्क्राइब करेगी। फॉर्मेट क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में क्या कह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिमेन वैलिड फॉर द पीरियड फिक्स्ड अंडर द एक्ट एंड द एप्लीकेबल रूल्स। ठीक, क्या कह रहे हैं कि जो आरसी है मतलब कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो तब तक ही एप्लीकेबल रहेगा जो पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है, एक्ट के अंदर, रूल्स के अंदर लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट 6 में क्या कह रहे हैं, द रजिस्टरिंग अथॉरिटी अलॉट द व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर अ न्यू व्हीकल रजिस्टर्ड थ्रू अ डीलर। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है क्या अलॉट करेगी व्हीकल को? रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, फॉर अ न्यू व्हीकल रजिस्टर्ड फॉर अ न्यू व्हीकल रजिस्टर्ड थ्रू अ डीलर। जो न्यू व्हीकल होगा उसका क्या होगा, उसको रजिस्टर किया जाएगा थ्रू डीलर। ठीक है, डीलर के थ्रू। द डीलर कैन नॉट डिलीवर द व्हीकल अंटिल द रजिस्टर्ड नंबर इज अफिक्स। जो डीलर होगा वो तब तक उस व्हीकल को डिलीवर नहीं करेगा जब तक व्हीकल का क्या नहीं हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर उस व्हीकल के साथ अफिक्स नहीं हो जाता। ठीक है, क्या कह रहे हैं, डीलर व्हीकल तब तक डिलीवर नहीं कर सकता जब तक व्हीकल पर रजिस्ट्रेशन नंबर क्या नहीं हो जाएगा, अफिक्स नहीं हो जाएगा। ठीक है, 7th पॉइंट में अब क्या कह रहे हैं, द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिमेन वैलिड फॉर द पीरियड 15 years or for the period prescribed by the central government कैन बी renewed। इसमें क्या कह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा जो 15 साल तक वैलिड रहेगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब तक वैलिड रहेगा, रिमेन वैलिड फॉर दी 15 years, मतलब कि 15 साल तक वैलिड रहेगा। और ये जितनी पीरियड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब करी गई है। ठीक है, और इसके अलावा जितना भी टाइम पीरियड सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है उतने टाइम तक क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करवाना होगा, आरसी को रिन्यू करवाना होगा। ठीक है,
15 साल तक तो वैलिड रहेगी आरसी, और या फिर कोई और टाइम पीरियड सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करा या फिर उतने टाइम तक रहेगी। ठीक है, अगर ये टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया उसके बाद क्या होगा, वो जो आरसी होगी उसको क्या करवाना होगा, रिन्यू करवाना होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। टू रिन्यू द आरसी द ओनर मस्ट अप्लाई ऑन टाइम इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विद द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, इसके बाद आरसी रिन्यू करवाना होगा, तो रिन्यू के लिए क्या करना होगा, ओनर को प्रिस्क्राइब फॉर्म में एप्लीकेशन देनी होगी। ठीक है, एप्लीकेशन देगा रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसके साथ एप्लीकेशन देगा, और रिन्यूअल फीस जो भी होगी वो भी साथ में पे करेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, द ओनर मस्ट पे दी प्रिस्क्राइब रिन्यूअल फी फाइल अप्लाइंग दी रिन्यूअल आरसी। ठीक है, जैसे मैंने बताई दिया ऊपर वाले पॉइंट में, साथ में जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे एप्लीकेशन के साथ वो देगा, और साथ में रिन्यूअल फीस जो लगेगी वो भी साथ में पे करेगा। ठीक है, ये सब रिन्यू के लिए बता रहे हैं। इफ़ द कंडीशन ऑफ द एक्ट इंक्लूडिंग द सेक्शन 56 where applicable are satisfied, the registering authority may renew the RC. The central government may fix the different renewal period for the different category of the vehicle. ठीक है, अब सुनिए इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर एक्ट की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, ठीक है, जो एक्ट में कंडीशंस दी गई हैं वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी होगी आरसी को क्या कर देगी, रिन्यू कर देगी। ठीक है, सभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, आरसी को रजिस्टरिंग अथॉरिटी रिन्यू कर देगी। ठीक है, और डिफरेंट कैटेगरी के व्हीकल के लिए रिन्यूअल पीरियड अलग होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बताएगी कि रिन्यूअल पीरियड किस कैटेगरी के व्हीकल के लिए कितना होगा। ठीक है, मतलब हर व्हीकल के लिए एक अलग पीरियड होता है, रिन्यूअल पीरियड। ठीक है, फॉर एग्जांपल बाइक के लिए अलग रिन्यूअल पीरियड है और कार के लिए अलग रिन्यूअल पीरियड है। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरी के व्हीकल के लिए रिन्यूअल पीरियड अलग होगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इफ द ओनर फेल्स टू मेक द एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल, the registering authority may ask the owner to pay a prescribed amount up to 100 rupees instead of immediately take legal action. If the owner does not pay it, the action under section 177 may be taken. ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर ओनर टाइम पर रजिस्ट्रेशन या फिर रिन्यूअल नहीं करता, आरसी को क्या नहीं करवाता, टाइम पे रजिस्ट्रेशन भी नहीं करता व्हीकल की, या फिर रिन्यू नहीं करवाता आरसी को टाइम पर। ठीक है, तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी उस पर प्रेस्क्राइब अमाउंट मतलब कि मैक्सिमम 100 रुपीज़ तक उसको पे करने को कह सकती है। ठीक है, रजिस्टरिंग अथॉरिटी उस पर एक तरह का फ़ाइन इम्पोज कर देगी, कितने पैसे का, 100 रुपीज़ तक का। ठीक है, अगर ओनर ये अमाउंट को पे नहीं करता, ठीक है, ये जो अमाउंट की एक तरह की फ़ाइन लगाया है वो पे नहीं करता, तो उसके अगेंस्ट सेक्शन 177 के अंडर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, एक्शन अंडर सेक्शन 177। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, वंस द ओनर पे द प्रिस्क्राइब अमाउंट फॉर द डिले, नो सेपरेट पेनल्टी अंडर सेक्शन 177 विल बी इम्पोज्ड फॉर द डिफ़ॉल्ट। क्या कह रहे हैं कि अगर ओनर जो भी फ़ाइन लगाया गया है, प्रिस्क्राइब फ़ाइन, वो पे कर देता है, तो उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा सेक्शन 177 में। ठीक है, अगर उसने पे कर दी तो फिर उस पर एक्शन क्यों ही लेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द स्टेट गवर्नमेंट में फिक्स द डिफरेंट लेट फी डिपेंडिंग ऑन द हाउ लॉन्ग द ओनर डिले इन अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन और द रिन्यूअल। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट क्या बताएगी कितनी फ़ीस लगानी है। ठीक है, कितना फ़ाइन लगाना है, मतलब कि डिफरेंट लेट फ़ी, मतलब कि कितना फ़ाइन लगाना है स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। किस पे, डिपेंडिंग ऑन दी हाउ लॉन्ग द ओनर डिले, मतलब कि किस पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक ओनर ने डिले किया। ठीक है, एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए और रिन्यूअल के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इफ़ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज लॉस्ट, डिस्ट्रॉय, डैमेज और बिकम unstable, the owner must apply to the last registering authority for the duplicate RC in the prescribed form along with the prescribed fee. ठीक है, अब सुनिए इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर आरसी लॉस्ट हो गई है, मतलब कि गवाची गई है और डिस्ट्रॉय हो गई है या फिर डैमेज हो गई है या फिर अनरीडेबल है, मतलब कि वो ऐसी होगी उसकी कंडीशन कि वो उसको रीड नहीं कर सकते अब, तो ओनर क्या करेगा, डुप्लीकेट आरसी के लिए, मतलब कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए प्रिस्क्राइब फॉर्म में फ़ीस के साथ अप्लाई करेगा। ठीक है, एप्लीकेशन देगा रजिस्टरिंग अथॉरिटी को। ठीक है, उसके साथ क्या अटैच करेगा, साथ में फ़ीस भी पे करेगा और एप्लीकेशन के साथ जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म में उसको लिखेगा और या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो भी उसके साथ अटैच कर देगा। ठीक है, अब आइए सेक्शन नंबर 42। ठीक है, सेक्शन 41 हो गया हमारा। सेक्शन 42 वो प्रोसीजर जैसे मैंने आपको सेक्शन 41 में बताया, आपको वैसे ही लर्न करना है उसी सीक्वेंस में। ठीक है, 14 पॉइंट्स थे उसमें। सेक्शन 42 किसकी बात कर रहा है, अब सुनिए। स्पेशल प्रोविजन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ द डिप्लोमेटिक ऑफिसर एटसेट्रा। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि the vehicle belonging to the diplomatic or the consular officer registering under the special procedure, they receive a special registration number. No separate registration is required while the vehicle remain with that officer. ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, ये सिर्फ डिप्लोमेटिक और कंसुलर ऑफिसर के व्हीकल पर अप्लाई होता है। ठीक है, ये जो प्रोविज़न बता रहे हैं ये सिर्फ किस पे अप्लाई हो रही हैं, डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर ऑफिसर पर। ठीक है, सॉरी, कॉन्सुलर ऑफिसर्स के इनके व्हीकल्स पर, इसके और इसके इनके व्हीकल के ऑफिसर्स इन ऑफिसर्स के व्हीकल पर अप्लाई होंगी। ठीक है, जो हम ये बता रहे हैं अब स्पेशल प्रोसीजर, इसके अंदर इन व्हीकल को स्पेशल रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। ठीक है, क्या दिया जाएगा, स्पेशल रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा इनके व्हीकल को। डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर ऑफिसर के व्हीकल को क्या देंगे, स्पेशल रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। ठीक है, जब तक व्हीकल डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स के पास है तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब तक इन व्हीकल किसके पास है, इनके पास ही है, तो क्या नहीं है, तब तक क्या नहीं चाहिए, सेपरेट रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अब क्या कह रहे हैं, सेकंड में क्या कह रहे हैं, इफ़ द व्हीकल इज सोल्ड ट्रांसफर टू दी समवन हु इज़ नॉट अ डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर ऑफिसर, द स्पेशल रजिस्ट्रेशन में ऑटोमेटिकली एंड्स। द व्हीकल मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर दी सेक्शन 39 और 40 ऑफ द एक्ट। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर व्हीकल किसी ऑर्डिनरी पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है, क्या कर दिया है, सोल्ड कर दिया या फिर ट्रांसफ़र कर दिया किसी और पर्सन को, कौन सा व्हीकल, जो हमने ऊपर पढ़ा इनका व्हीकल, डिप्लोमेटिक ऑफिसर का और कॉन्सुलर ऑफिसर का व्हीकल, अगर इनके पास है तो उनको तो स्पेशल रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और सेपरेट रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत भी नहीं है। बट अगर सोल्ड कर दिया या ट्रांसफ़र कर दिया किसी और को तो क्या होगा, इसमें तो स्पेशल रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, ऑटोमेटिकली एंड, जो स्पेशल रजिस्ट्रेशन थी वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद व्हीकल को नॉर्मल प्रोविज़न यानी कि सेक्शन 39 और 40 के अंदर क्या करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं इसमें, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू प्रिस्क्राइब द रूल्स एंड द प्रोसीजर, द मैनर and the special registration mark for the registering vehicle belonging to diplomatic or the consular officer। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है कि वो प्रिस्क्राइब करेगी रूल्स और प्रोसीजर या फिर मैनर क्या होगी। ठीक है, और स्पेशल रजिस्ट्रेशन क्या मार्क क्या कैसे होगा। ठीक है, फॉर दी रजिस्टरिंग अ व्हीकल बिलोंगिंग टू दी डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर ऑफिसर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरह के रूल्स जो भी फॉलो होंगे, ठीक है, प्रोसीजर क्या होगा,
मैनर क्या होगी ये सेंट्रल गवर्नमेंट सब बताएगी, किन के व्हीकल के लिए, डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर के व्हीकल ऑफिसर के व्हीकल्स के लिए, ठीक है, इनके व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट 4 में क्या कह रहे हैं, ओनली अ पर्सन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ डिप्लोमेटिक और द कॉन्सुलर ऑफिसर कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन। इसमें क्या कह रहे हैं कि कौन सा पर्सन को बेनिफिट मिलेंगे, ओनली अ पर्सन रिकॉग्नाइज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो ऑफिसर्स हैं रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको क्या माना जाएगा, वो क्या है, डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर ऑफिसर है, और ये क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं बेनिफिट, ठीक है, इस सेक्शंस के अंदर। इफ़ एनी डाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन इज़ फाइनल, अगर कोई डाउट है तो जो भी डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, डाउट किस में है कि वो डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर ऑफिसर है कि नहीं है, इस तरह का अगर डाउट हो रहा है क्रिएट, तो ये जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनल अपना डिसीजन देगी उसको क्या माना जाएगा कि वो ही फाइनल है, ठीक है। सेक्शन नंबर 43 ये किसकी बात कर रहा है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 40, ठीक है, कुछ भी लिखा हो सेक्शन 40 में, बट सेक्शन 43 क्या कह रहा है, द ओनर ऑफ द मोटर व्हीकल में अप्लाई टू दी एनी रजिस्टरिंग अथॉरिटी और एनी अदर अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू हैव अ मोटर व्हीकल टेम्परेरी रजिस्टर। दैट मीन्स अगर कोई पर्सन क्या करवाना चाह रहा है, अपने मोटर व्हीकल को टेम्परेरी रजिस्टर करवाना चाह रहा है, तो उसको क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा किसके पास, एनी रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास या फिर एनी अदर अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय दी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इन दोनों में से किसी के पास भी जाके अप्लाई करेगा कि उसको क्या चाहिए, टेम्परेरी रजिस्टर करवाना है अपने व्हीकल को, ठीक है। तो फिर वो अथॉरिटी क्या करेगी, इसको इशू करके देगी, क्या इशू करके देगी, टेम्परेरी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लस और क्या इशू करके देगी, एंड टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मार्क, ठीक है, इन अकॉर्डिंग विद द रूल मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, किसके रूल के अकॉर्डिंग, जो भी रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहे हैं, प्रोवाइजो है, द स्टेट गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड अ मोटर व्हीकल विच प्लाइज द टेम्परेरी विद द स्टेट एंड द इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड द रजिस्ट्रेशन मार्क फॉर अ पीरियड ऑफ द 1 month इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि ठीक है, अगर कोई व्हीकल सिर्फ टेम्परेरी पीरियड के लिए स्टेट में चल रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको 1 month के लिए रजिस्ट्रेशन भी इशू कर सकती है, ठीक है। जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं वो कितने टाइम पीरियड के लिए मिल सकती है उसको रजिस्ट्रेशन, 1 month के लिए, ठीक है, इन सच ए मैनर प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने उसको जिस तरह प्रिस्क्राइब किया उसी मैनर में उसको 1 month के लिए उसको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिलेगी, सिर्फ इतना बोल रहे प्रोवाइजो में, ठीक है। वी हैव द सेक्शन नंबर 44 प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, इफ़ यू परचेज अ न्यू व्हीकल फ्रॉम द ऑथराइज्ड डीलर यू डू नॉट नीड टू प्रोड्यूस द व्हीकल बिफोर द रजिस्टरिंग अथॉरिटी फॉर इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर आप एक व्हीकल ऑथराइज्ड डीलर से परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, किससे परचेज़ कर रहे हैं, अगर आप व्हीकल ऑथराइज्ड डीलर से, तो आपको नॉर्मली रजिस्ट्रेशन के टाइम पे व्हीकल को रजिस्टरिंग अथॉरिटी के सामने प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या नहीं ज़रूरत है, नॉट नीड टू प्रोड्यूस द व्हीकल बिफोर द रजिस्टरिंग अथॉरिटी, ठीक है। लेकिन ये एग्जम्पशन तभी मिलेगी जो भी अगर प्रिस्क्राइब कंडीशन जो है वो आप फुलफिल कर देते हैं, ठीक है, प्रिस्क्राइब कंडीशन आर फुलफिल, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, आफ्टर व्हीकल हैज़ बीन रजिस्टर्ड और ट्रांसफर्ड द ओनर में नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द व्हीकल बिफोर द रजिस्टरिंग अथॉरिटी इफ़ द कंडीशन आर प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट आर सेटिस्फाइड। दैट मीन्स इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर व्हीकल पहले से रजिस्टर हो चुका है या फिर ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है तो भी ओनर को व्हीकल प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया जाए, ठीक है, इफ़ द कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट आर सेटिस्फाई, ठीक है। अगर व्हीकल क्या हो गया है, पहले से ही रजिस्टर हो चुका है या फिर ओनरशिप किसी और को दे दी गई है, ट्रांसफ़र कर दी गई है,
तो भी ओनर को व्हीकल का प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, इफ़ द कंडीशन आर प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट आर सेटिस्फाइड, ठीक है। देन वी हैव द सेक्शन नंबर 45, refusal of registration or renewal of certificate of registration. The registered authority can refuse to register the vehicle or renew its registration certificate if the vehicle is stolen, if it is mechanically unfit, it does not satisfy the legal requirement of the act of rules, the applicant does not disclose the previous registration detail, और द एप्लीकेंट प्रोवाइड दी फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सेक्शन 45 आप सुनिए क्या कह रहा है। ये सेक्शन क्या बता रहा है कि अगर रजिस्टरिंग अथॉरिटी किन सिचुएशन में रजिस्ट्रेशन या फिर आरसी रिन्यूअल को रिफ्यूज़ कर सकती है। किसको रिफ्यूज़ कर सकती है? रजिस्ट्रेशन को, ठीक है, और आरसी रिन्यूअल को रिफ्यूज़ कर सकती है किन सिचुएशन में? अगर क्या है, व्हीकल स्टोलन हो, ठीक है, व्हीकल अगर चोरी का हो, अगर व्हीकल क्या हो, मैकेनिकली अनफिट हो, ठीक है, या फिर व्हीकल एक्ट या फिर रूल्स की लीगल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई ना करता हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अगर एप्लीकेंट प्रीवियस रजिस्ट्रेशन डिटेल डिस्क्लोज ना करे तब भी रिफ्यूज़ कर सकती है, और अगर एप्लीकेंट फॉल्स या फिर कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, तब भी इन सभी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, रिफ्यूज़ कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन को और रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को। कौन करेगा ये सब रिफ्यूज़? रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कर सकती है इन कंडीशन में जो मैंने अभी को बताई है, ठीक है। हाउएवर द अथॉरिटी मस्ट इशू अ रिटन ऑर्डर एंड द क्लियरली मेंशन द रीज़न फॉर रिफ्यूजिंग द रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर रजिस्टरिंग अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन या फिर रिन्यूअल सर्टिफिकेट को रिफ्यूज़ करती है तो उसे क्या करना होगा, रिटन ऑर्डर पास करना होगा, ठीक है, रिटन में बताना होगा कि रीज़न बताना होगा कि वो रिफ्यूज़ क्यों कर रही है, ठीक है। सेक्शन नंबर 46, इफेक्टिवनेस ऑफ इन इंडिया ऑफ द रजिस्ट्रेशन, ठीक है, क्या बता रहे हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ इन द इंडिया ऑफ द रजिस्ट्रेशन। वंस अ मोटर व्हीकल इज रजिस्ट्रेशन इन एनी state under the Motor Vehicle Act, the registered certificate is valid throughout the India. The owner does not need to obtain a fresh registration merely because the vehicle is driven in the another state. सुनिए अब इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर किसी व्हीकल की रजिस्ट्रेशन इंडिया के किसी भी स्टेट में हो गई है, ठीक है, अगर आपने व्हीकल किसी भी स्टेट में ऑलरेडी रजिस्टर करा लिया है तो वो क्या माना जाएगा, वैलिड रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी, ठीक है। तो उस रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी कहाँ मानी जाएगी, पूरे इंडिया में मानी जाएगी, वैलिड थ्रू आउट द इंडिया। अगर आपने किसी एक भी स्टेट में रजिस्टर करवा लिया है तो उसे क्या माना जाएगा, जैसे कि वो पूरे इंडिया में वैलिड है, ठीक है, पूरी इंडिया में उसको आरसी को क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। मतलब सिर्फ दूसरे स्टेट में व्हीकल चलाने के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी दूसरी स्टेट में व्हीकल चला रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या नहीं, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, नीड नॉट टू बी ऑब्टेन अ फ्रेश रजिस्ट्रेशन, ठीक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है अगर आप वो व्हीकल को किसी अनदर स्टेट में चला रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हाउ एवर द व्हीकल इज़ केप्ट इन अनदर स्टेट फॉर more than the period specified under section 47, the owner must comply with the requirement of section 47 regarding the assignment of a new registration mark, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर व्हीकल दूसरे स्टेट में, यानी कि सेक्शन 47 के प्रिस्क्राइब लिमिट जो बताई गई है 12 मंथ बता रहे हैं, ठीक है, 12 मंथ से ज़्यादा रह रहा है किसी और स्टेट में व्हीकल, तो ओनर को क्या कराना होगा, सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क लेना होगा, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर किसी और स्टेट में अगर आप व्हीकल को 12 मंथ से ज़्यादा चला रहे हैं, ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पे रह रहा है वो व्हीकल, तो ओनर को वहाँ पे उस स्टेट के अंदर क्या लेना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क लेना होगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 47, असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क ऑन रिमूवल ऑफ अनदर स्टेट, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क से रिलेटेड है,
ठीक है, ये सेक्शन ऑन रिमूवल ऑफ अनदर स्टेट। द application for a new registration mark when a vehicle remain in another state for more than 12 months along with the first and the second provision related to no object certificate and the vehicle under hire purchase lease and hypothecation। इसमें क्या कह रहे हैं सब सेक्शन 1 में, आप सुनिए आप बस। अगर व्हीकल किसी दूसरी स्टेट में 12 महीने से ज़्यादा कंटिन्यूसली रह रहा है तो उस ओनर को न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए एप्लीकेशन देनी होगी। ठीक है, अगर 12 मंथ से ज़्यादा उस व्हीकल किसी स्टेट में रह रहा है तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए एप्लीकेशन देनी होगी। ठीक है, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब कि यानी एनओसी से रिलेटेड प्रोविज़न भी दिए हैं। अगर व्हीकल हायर परचेज लीज या फिर हाइपोथेकेशन के एग्रीमेंट के अंडर है तो उसके लिए भी स्पेशल प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, ये बता रहे हैं इसमें। सेकंड में क्या कह रहे हैं कि इफ़ द रजिस्टरिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड इट शैल असाइन अ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क एंड इशू अ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या कह रहे हैं कि अगर रजिस्टरिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाए तो वो न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क असाइन करेगी। ठीक है, और क्या करेगी, फ्रेश रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को इशू करेगी। ठीक है, थर्ड में क्या कह रहे हैं, वेयर द व्हीकल इज अंडर द हायर परचेज लीज और हाइपोथेकेशन एग्रीमेंट द रजिस्टरिंग अथॉरिटी शैल इन्फॉर्म द फाइनेंसर ऑफिसर आफ्टर द असाइनिंग द न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क। क्या कह रहे हैं कि अगर व्हीकल हायर परचेज लीज या फिर हाइपोथेकेशन के एग्रीमेंट में है, ठीक है, इनमें से किसी के भी एग्रीमेंट में है तो न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क असाइन होने के बाद रजिस्टरिंग अथॉरिटी फाइनेंसर को भी इन्फॉर्म करेगी। ठीक है, फोर्थ में क्या कह रहे हैं, द स्टेट गवर्नमेंट में मेक अ रूल फॉर रिक्वायरिंग द ओनर ऑफ द व्हीकल रजिस्टर्ड आउटसाइड द स्टेट टू फर्निश अ प्रिस्क्राइब इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द व्हीकल एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। फोर्थ में क्या कह रहे हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या बना सकती है, रूल बना सकती है जिनके थ्रू बाहर के स्टेट से रजिस्टर्ड व्हीकल के ओनर को प्रिस्क्राइब इंफॉर्मेशन देनी होगी। मतलब कि इसमें क्या कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक अ रूल, स्टेट गवर्नमेंट क्या बना सकती है, रूल बना सकती है फॉर रिक्वायरिंग द ओनर ऑफ द व्हीकल रजिस्टर्ड आउटसाइड द स्टेट टू फर्निश अ प्रिस्क्राइब इंफॉर्मेशन। किसके लिए रूल बना सकती है कि वो जिनके थ्रू बाहर के स्टेट से रजिस्टर्ड व्हीकल के ओनर को प्रिस्क्राइब इंफॉर्मेशन दे सके। ठीक है, इफ द ओनर फेल्स टू अप्लाई विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड the registering authority may require to payment of the amount up to 100 rupees instead of immediately take action under section 177 if the amount is not paid the action under section 177 may be taken। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर ओनर प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर एप्लीकेशन नहीं देता तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी उसे 200 रुपये तक का अमाउंट पे करने के लिए कह सकती है इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली टेकन एक्शन अंडर सेक्शन 177। अगर अमाउंट पे नहीं करता है तो उसे सेक्शन 177 के अंडर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, अगर अमाउंट पे नहीं करेगा तो एक्शन ले सकते हैं सेक्शन 177 के अंदर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इफ़ द ओनर पे द अमाउंट अंडर सेक्शन 47 क्लोज 5 नो एक्शन अंडर सेक्शन 177 शैल बी टेकन। अगर ओनर प्रिस्क्राइब अमाउंट पे कर देता है तो सेक्शन 177 के अंदर एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, The state government may prescribe the different amount under section 47 clause 5 depending on the period of delay। That means state government delay की duration के according different amount prescribe कर सकती है। ठीक है, सेक्शन नंबर 48 नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दैट मीन्स NOC से रिलेटेड है ये सेक्शन। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं, इफ़ अ व्हीकल इज टू बी री रजिस्टर्ड इन अनदर स्टेट or its ownership is to be transferred in another state, the owner transfer must first make application for obtain an NOC from the registering authority where the vehicle is currently registered। मतलब कि अगर व्हीकल को किसी दूसरे स्टेट में रजिस्टर करवाना है या फिर ओनरशिप ट्रांसफ़र करवानी है किसी और स्टेट में तो ओनर या फिर ट्रांसफ़र को पहले क्या करना होगा, करंट रजिस्टरिंग अथॉरिटी से NOC लेनी होगी। ठीक है,
अब सेकंड में क्या कह रहे हैं, ऑन रिसीविंग एन एप्लीकेशन रजिस्टरिंग अथॉरिटी शैल इशू अ रिसिप्ट इन दी प्रिस्क्राइब फॉर्म। जो एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद रजिस्टरिंग अथॉरिटी क्या करेगी, प्रिस्क्राइब फॉर्म में उसे क्या इशू करके देगी, रिसिप्ट इशू करेगी। ठीक है। द रजिस्टरिंग अथॉरिटी आफ्टर कंडक्टिंग द इंक्वायरी मस्ट recite the NOC application within 30 days from the date of receipt. If it is refused the NOC, it must given the applicant the written reason. That means authority इंक्वायरी करेगी और 30 दिन के अंदर NOC एप्लीकेशन का डिसीजन देगी। ठीक है, कितने दिन के अंदर उसको डिसीजन देना होगा, इंक्वायरी करके 30 दिन के अंदर डिसीजन देना होगा। अगर NOC रिफ्यूज़ कर देती है अथॉरिटी तो उसे रिटर्न रीज़न रिकॉर्ड करके देना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन रिटर्न रीज़न। ठीक है, उसे रिफ्यूज़ करने का रीज़न क्या है, उसे रिटर्न में लिख के देना होगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इफ़ विद इन दी 30 डेज पीरियड द रजिस्टरिंग अथॉरिटी डज नॉट रिफ्यूज द NOC और डज नॉट कम्युनिकेट द रिफ्यूजल टू द एप्लीकेंट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट शैल बी डीम टू हैव बीन ग्रांटेड। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर 30 दिन के अंदर NOC रिफ्यूज़ नहीं होती है, 30 दिन के अंदर NOC को रिफ्यूज़ नहीं करते हैं या फिर रिफ्यूज़ल का कम्युनिकेशन नहीं करते एप्लीकेंट को, तो क्या मान लेंगे, लॉ के अकॉर्डिंग NOC को क्या मान लेंगे, डीम टू हैव बीन ग्रांटेड, मतलब कि NOC जैसे कि वो ग्रांट कर दी गई है, ये माना जाएगा। ठीक है, अगर 30 दिन के अंदर इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं करी है तो क्या मान लेंगे, डीम टू हैव बीन ग्रांटेड NOC। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, Before issuing the NOC, the authority check the vehicle is not stolen, road tax and the another government due have been paid, and another prescribed legal requirement prescribed by the central government are fulfilled. ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि NOC इशू करने से पहले रजिस्टरिंग अथॉरिटी वेरीफाई करेगी। ठीक है, चेक करेगी कि व्हीकल स्टोलन ना हो। ठीक है, और रोड टैक्स और या फिर गवर्नमेंट ड्यूज़ को क्लियर सब हैं कि नहीं है, ये सब चेक करेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी प्रिस्क्राइब लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल हुई हैं, ये सब चेक करेगी। ठीक है, NOC इशू करने से पहले ये रजिस्टरिंग अथॉरिटी ये सब चीज़ें चेक करेगी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द ओनर शैल इन्फॉर्म द रजिस्टरिंग अथॉरिटी इन राइटिंग एट द अर्लीस्ट इफ द व्हीकल इज स्टॉलन along with the name of the police station where the theft report has been lodged. The registering authority shall take the information into the account while deciding any application for NOC, registration, transfer of ownership, issue a duplicate certificate. इसमें क्या कह रहे हैं, 6 पॉइंट में हमारे को क्या कह रहे हैं कि अगर व्हीकल स्टोलन हो जाता है तो ओनर को अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पर रजिस्टरिंग अथॉरिटी को रिटर्न इन्फॉर्मेशन देनी होगी और पुलिस स्टेशन का नाम भी बताना होगा जहां पर FIR या फिर थेफ्ट रिपोर्ट लॉन्च की है उस पर्सन ने। ठीक है, जिसकी व्हीकल स्टोलन हुई है। अथॉरिटी इस इंफॉर्मेशन को क्या करेगी, कंसीडर करेगी। ठीक है, टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, कंसीडर करेगी क्या, डिसाइड करते वक्त, NOC इशू करते वक्त। ठीक है, या फिर रजिस्ट्रेशन करनी हो तब टेकन इनटू कंसीडर करेगी, और या फिर ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी हो, और या फिर डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करना हो। ठीक है, इन सभी चीज़ों में अथॉरिटी इन्फॉर्मेशन को कंसीडर करेगी। कौन सी इन्फॉर्मेशन को, जो 6 पॉइंट में इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अगर व्हीकल चोरी हो जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में कवर करे सेक्शन नंबर 39 से लेके 48 तक के सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे बाकी के सेक्शन जो रह गए हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हो, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दी ईजी नोट्स। अगर आपको नोट्स चाहिए मोटर व्हीकल एक्ट के, ठीक है, या फिर इस वीडियो के, आप मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन, एंड मैं आपको मोटर व्हीकल एक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहां पर आपको इजीली मेरी सभी वीडियोस मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।